हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट्स कंप्लीट किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको जनरली ठंडी जगह चाहिए पड़ती है ग्रो करने के लिए, और ये कम अमाउंट ऑफ वाटर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो एक तरह से इनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। इनका अगर साइज़ की बात करें तो ये मीडियम साइज़ के हो सकते हैं, छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं, टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और उनका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं पहले। दीज आर मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स। मतलब इनका साइज वेरी करता है और जनरली अपन कह सकते हैं कि थोड़े बड़े साइज के ही होते हैं। इसमें एक एग्जांपल है सीक्वा। ये जो सीक्वा होता है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है, ये काफ़ी टॉलेस्ट ट्री माना जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सीक्वा। इसको रेड वुड ट्री भी कहते हैं। इस टॉलेस्ट ट्री, सीक्वा की ऊंचाई, इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, ये टॉलेस्ट ट्री। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अभी तक हमने बात की थी टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट की, कि उसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखा जाता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट does not show independent free living existence। फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस ये शो नहीं करता। ठीक है, तो ये मीडियम साइज के होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं। सीक्वा ये रेडवुड ट्रीज का दूसरा नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। रेडवुड ट्री और सीक्वा ये टॉलेस्ट ट्री है। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो होता। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में वो चीज हो सकती है, होती है, पर इसमें ये चीज नहीं होती। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसकी जो हैबिटेट होती है, जनरली ग्रो in cool places। Hence they are also considered as xerophytes। ये ज़ेरोफाइट्स के जैसे माने जाते हैं। ज़ेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। जिम्नोस्पर्म क्योंकि ठंडी जगह पे ग्रो करते हैं, वहाँ के वाटर की अवेलेबिलिटी कम भी होती है, तो भी ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं, तो दे आर कंसिडर एज ज़ेरोफाइट्स। मतलब ये ज़ेरोफाइट ही नहीं होते, ज़ेरोफाइट के अलावा जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं जैसे मीजोफाइट्स यानी नॉर्मल पानी में ग्रो करने वाले वैसे प्लांट भी होते हैं, पर क्योंकि ये कूल प्लेसेस पे भी आसानी से ग्रो करते हैं इसलिए इनको ज़ेरोफाइट्स भी मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है वो बेसिकली स्पोरोफाइटिक कंडीशन को शो करने वाली होती है, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। मतलब इसमें जो मेन फेज होता है, जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और जो कि डिप्लॉयड फेज अब अगर हम इसके रूट सिस्टम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम होता है। देखिए
रूट सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मैं थोड़ा सा पहले इसको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ कि दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट सिस्टम जो होता है, टैप रूट मतलब जो रेडिकल वाले पार्ट से निकलता है, ठीक है। सीड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल वाला पार्ट, एक होता है प्लीम्यूल वाला पार्ट। तो रेडिकल पार्ट से निकलने वाला जो रूट होता है वो टैप रूट कहेंगे, और रेडिकल के अलावा किसी और जगह से निकले तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। जैसे कई प्लांट्स में आपने देखा होगा कि ऊपर स्टेम वाली ब्रांचेस से रूट निकल के नीचे की तरफ आते हैं, होता है ना ऐसा। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें, जैसे बैनियन ट्री वगैरह हो गया, उसमें जो ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं उससे रूट्स निकल के नीचे की तरफ आते हैं, और वो रूट्स सॉइल पे जाके पेनिट्रेट करते हैं, उस प्लांट को सपोर्ट देते हैं। तो वो रेडिकल पार्ट से तो निकल नहीं रहा है, वो स्टेम पार्ट से निकल रहा है। तो स्टेम पार्ट से निकलने वाले जो रूट्स होते हैं उनको अपन एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, और जो रेडिकल पार्ट से निकलते हैं उनको अपन टैप रूट कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की बॉडी में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, और टैप रूट सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये सॉइल है, ये रूट है, यानी रूट की एक मेन ब्रांच होती है और इसके साइड साइड से बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस आगे बढ़ती हुई हमको दिखती हैं, कुछ इस तरह से। मतलब प्राइमरी ब्रांच जो होती है, मेन ब्रांच जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, और सेकेंडरी ब्रांचेस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो टैप रूट सिस्टम प्राइमरी ब्रांच और उससे जुड़ी हुई ब्रांचेस का पूरा एक कलेक्टिव टर्म है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस constitute टैप रूट सिस्टम। तो ये टैप रूट सिस्टम को बनाता है, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर रूट के बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इनका साइज वेरी करता है। सीक्वा रेडवुड ट्री टॉलेस्ट स्पीशीज है। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डज नॉट शो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जनरली ये कूल प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, इसलिए हम इसको ज़ेरोफाइट कह सकते हैं। प्लांट बॉडी जो होती है मेनली स्पोरोफाइटिक होती है, डिप्लॉइड होती है। इसमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। टैप रूट सिस्टम रूट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट मतलब ऐसा रूट जो रेडिकल से निकले, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलेगा तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। ट्रैप रूट में प्राइमरी ब्रांच जो उसकी होती है, जो मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है, और इसकी जो अदर ब्रांचेस होती है, इन सबको मिला के टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। चलिए अब टैप रूट के बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जो किसी एसोसिएशन में सर्वाइव करते हैं, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। हम माइकोराइजा के बारे में पढ़ चुके हैं। माइकोराइजा किस तरह का एसोसिएशन है? माइकोराइजा हायर रूट्स के साथ जो एसोसिएशन देखा जाता है ऑर्गेनिजम्स का, तो ये जो माइकोराइजा एसोसिएशन बनता है ये बेसिकली न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक है। तो हायर प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो माइकोराइजा एसोसिएशन शो करते हैं। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। पाइनस, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, एक प्लांट है। पाइनस shows mycorrhiza association। पाइनस माइकोराइजा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। पाइनस माइकोराइजल एसोसिएशन में ही सर्वाइव करता है, और ये बिना इसके सर्वाइव नहीं करेगा। इसके अलावा एक प्लांट और होता है इसमें इंपॉर्टेंट, साइकस। साइकस में एक डिफरेंट टाइप के रूट्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं कोरोलॉइड रूट्स, ठीक है। और ये जो कोरोलॉइड रूट्स होते हैं इनमें एक ऑर्गेनिज्म होता है साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पे करता है। These roots have cyanobacteria which help in nitrogen fixation. ठीक है, तो पाइनस माइकोराइजल एसोसिएशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। साइकस में कोरोलॉइड रूट्स होते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोलॉइड रूट, ये क्वेश्चन आ चुका है। कोरोलॉइड रूट जो होते हैं वो साइकस में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स में साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पे करता है। इसके अलावा ये जो साइकस का जो रूट होता है, कोरोलॉइड रूट होता है, इसमें रूट हेयर्स नहीं होते और रूट कैप भी प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, रूट हेयर एंड रूट कैप इज एब्सेंट। रूट हेयर्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते और रूट कैप, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और रूट कैप ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सॉइल में उसको पेनिट्रेट करने में मदद करता है। तो ये दोनों चीजें कोरोलॉइड रूट में नहीं देखी जाती। नॉर्मल रूट जो होते हैं इसमें, उनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें लीव्स की। इनमें लीव्स जो होती हैं वो दो तरह की होती है, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों हो सकती है। सिंपल लीफ में क्या होता है, जो लेमिना वाला पार्ट होता है उसमें किसी तरह में कोई चेंज नहीं देखे जाते, वो पूरा एंटायर होता है। मतलब अगर सिंपल लीफ के बारे में बात करें तो सिंपल लीफ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सिंपल लीफ है, ये वाला पार्ट लेमिना कहलाता है, ये वाला पार्ट लेमिना कहलाता है, और ये लेमिना पूरा एंटायर होता है। एंटायर मतलब कहीं से बेंडिंग वेंडिंग नहीं देखी जाती। हाँ, कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं पर वो एंटायर में ही आएगा। ठीक है, और जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज हमें अलग से देखने मिलता है। कंपाउंड में स्ट्रक्चर या तो कुछ इस तरह का मिलेगा कि ये पत्तियां अंदर की तरफ इस तरह से घूम जाती हैं, लीफलेट के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, और या तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। कुछ इस तरह का, यानी लीफ जो होती हैं वो फोल्ड होके अंदर मिड रिब वाले पार्ट को टच करने लगती है। ठीक है, तो लीफ सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की होती हैं। साइकस में, इन साइकस pinnately compound leaf are found. Pinnately compound leaves are present. साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है, मतलब जो लीफ होती है वो घूम के अंदर की तरफ टच होती है और बहुत सारी लीफलेट का फॉर्मेशन होता है। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लीफलेट्स, मतलब साइकस में कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है जिसमें लेमिना वाला पार्ट जो होता है वो एंटायर ना होके अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और छोटी छोटी लीफलेट के फॉर्म में स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो ये हो गया इसकी लीफ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, इनमें वस्कुलर टिश्यूज जो होती हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड होती हैं। वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। इनमें वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह से वस्कुलर टिश्यू में अगर हम जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स की बात करें तो जाइलम में जाइलम लैक्स वेसल्स
जाइलम में वेसल वाला पार्ट इसमें नहीं होता। बट एक्सेप्शनली कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें वेसल पाई जाती है, और ये एक्सेप्शंस जो याद रखने, एक्सेप्ट निटम, एफेड्रा, एंड वेल्विशिया। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा फ्लोयम में फ्लोयम लैक कंपेनियन सेल। जाइलम में वेसल्स नहीं होती, सिवाय इन 3 प्लांट्स को छोड़ के इनमें वेसल्स पाई जाती हैं, और फ्लोयम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती। पर कंपेनियन सेल की जगह अपन यहाँ पे एक नया टर्म यूज करते हैं, ये होता है एल्ब्यूमिनस सेल। तो इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल albuminous cells are present. Albuminous cells are present. तो वेस्कुलर टिश्यूज में पाई जाती है, पर ये सारे चेंजेस इसमें देखने मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। पाइनस विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन के सर्वाइव नहीं करता। पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। साइकस में एक डिफरेंट टाइप का रूट प्रेजेंट होता है जिसे अपन कहते हैं कोरोलॉइड रूट। ये कोरोलॉइड रूट जो होते हैं इनमें साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इनमें रूट हेयर और रूट कैप नहीं पाई जाती। लीफ जो होती है सिंपल और कंपाउंड होती है। सिंपल लीफ का मतलब होता है जो उसकी लेमिना होती है वो एंटायर होती है, मतलब उसमें किसी भी तरह का इंसिशन नहीं देखा जाता। कंपाउंड लीफ जो होती है उसमें लीफ जो होती है वो फोल्ड हो जाती है और अंदर की तरफ घूम जाती है, और वो मिड रिब को, यानी बीच वाली जो उसमें रिब होती है उसको वो टच करने लगती है, जिससे छोटी छोटी लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, लीफलेट का फॉर्मेशन इसमें होता है। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पर जाइलम का कंपोनेंट जो होता है वेसल वो इसमें नहीं होता। इन 3 प्लांट्स को आपको एक्सेप्शनली ध्यान रखना है कि निटम, एफेड्रा और वेल्विशिया में वेसल्स होती हैं। ठीक है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती, पर कंपेनियन सेल की जगह जो इसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है इनको अपन कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म का कि इनकी बॉडी में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ यानी वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, और बॉडी इज डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaf, जिसमें हम रूट के बारे में देख चुके हैं, लीफ के बारे में भी देख चुके हैं। जो स्टेम होती है वो अनब्रांच और ब्रांच दोनों फॉर्म में होती है। स्टेम जो होती है वो अनब्रांच और ब्रांच फॉर्म में रहती है। इसमें अगर अनब्रांच का एग्जांपल देखें तो साइकस, और ब्रांच का एग्जांपल देखें तो पाइनस और सेड्रस। ठीक है, तो ये रूट, स्टेम, लीफ वाला अपन ने पार्ट देख लिया। नेक्स्ट लीफ में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी था। इसकी जो लीफ होती है, जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है वो एक्सट्रीम कंडीशन को, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस कर सकती हैं आसानी से। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी लीफ जो होती है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा पत्तियां जो होती हैं वो कई बार स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ताकि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने का कारण या नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने का कारण उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से वाटर का लॉस कम होता है, यानी ट्रांसपिरेशन रेट वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म withstand extreme temperature
ह्यूमिडिटी, विंड। इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स एक इसकी कैटेगरी है, जिम्नोस्पर्म को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उसमें से एक कैटेगरी कॉनिफर्स है। इन कॉनिफर्स लीव्स आर नीडल लाइक that reduces surface area and prevent water loss। वाटर लॉस, सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा। एक्चुअली लीफ के ऊपर एक लेयर भी होती है, इसमें क्यूटिकल की लेयर होती है, उस क्यूटिकल के कारण भी वाटर लॉस कम होता है। Leaves has layer of cuticle, क्यूटिकल की लेयर, और इसमें सनकेन स्टोमेटा भी होता है। टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, मतलब क्यूटिकल की एक लेयर होती है, क्यूटिकल में एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, उसके कारण वाटर का लॉस नहीं होता। और इसके अलावा सनकेन स्टोमेटा होता है, मतलब स्टोमेटा जो होते हैं वो धसे हुए रहते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जिससे वाटर लॉस प्रिवेंट होता है। अब जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस स्पीशीज हैं। दीज आर हेटेरोस्पोरस। ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, और हेटेरोस्पोरस मतलब ये दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, अब दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। सेम अपन ने पिछले बार जैसे पढ़ा था कि स्पोर्स का साइज के अकॉर्डिंग उसको अपन अलग अलग नाम देते हैं। जो बड़े साइज के होते हैं उसको मेगास्पोर कहते हैं, और जो छोटे साइज के होते हैं उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं लार्ज साइज स्पोर्स, इनको हम कहते हैं मेगास्पोर्स। और दूसरे जिनका साइज छोटा होता है इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन रिवाइज करते हैं। इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है रूट स्टेम लीफ में, क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टेम साइकस में अनब्रांच होती है, और स्पाइनस और सिट्रस में ब्रांच होती है। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन को फेस कर सकती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, तेज विंड, इन सबको ये झेल जाती हैं। इसके अलावा कॉनिफर्स जो होते हैं इनकी पत्तियां निडल लाइक हो जाती हैं, निडल लाइक, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, वाटर लॉस कम हो जाए। लीफ में ऊपर की तरफ, यानी सरफेस पे जो लीफ की जो सरफेस होती है उसमें ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। इसके अलावा सनकेन स्टोमेटा होता है, मतलब धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, जिसके कारण वाटर लॉस प्रिवेंट होता है। ये हेटेरोस्पोरस स्पीशीज होती है। हेटेरोस्पोरस मतलब दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। जो बड़े साइज के स्पोर्स होते हैं उनको अपन मेगास्पोर कहते हैं, और जो छोटे साइज के होते हैं उनको अपन माइक्रोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये जो दो टाइप के स्पोर्स होते हैं जो अभी अपन ने पढ़े, बड़े साइज का मेगास्पोर और छोटे साइज का माइक्रोस्पोर, ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है ये स्पोरेंजिया के अंदर होता है। जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्पोरेंजिया स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिन लीव्स में स्पोरेंजिया होते हैं उनको अपन स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी आएगा कि मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स are formed in sporangia ये जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और जिन लीव्स में स्पोरेंजिया होता है उसको अपन कहते हैं स्पोरोफिल लीव्स।
लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया are called स्पोरोफिल लीव्स और क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लीफ भी दो तरह की होती है। यानी लीफ जो होती है ये दो तरह की होती है, जिसमें मेगास्पोर होंगे उसको अपन कहेंगे मेगा स्पोरोफिल, और जिसमें माइक्रोस्पोर होंगे उसको अपन कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है। अब ये जो स्पोरोफिल लीव्स होती हैं ये सेंट्रल एक्सिस में कॉइल्ड होते हुए एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। मतलब स्पोरोफिल जैसे जैसे प्लांट की बॉडी ऊपर बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये प्लांट बॉडी है, यहाँ पे ये लीफ प्रेजेंट है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लीफ जो है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती जाती है और कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो स्पोरोफिल लीव्स that form or that coiled around central axis formed structure called स्ट्रोबिलाई और कोन। यानी लीफ जो होती है स्पोरोफिल लीफ जो होती है ये जैसे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो जो सेंट्रल एक्सिस होती है मतलब जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसके अराउंड ये कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती जाती है और उस कोन लाइक स्ट्रक्चर के लिए अपन टर्म यूज करते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेल कोन होता है, मतलब मेल में जिस तरह का ये अरेंजमेंट देखा जाता है और फीमेल कोन जो होता है उसमें अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। तो मेल कोन की अगर बात करें तो मेल कोन में जो स्पोरेंजिया वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या क्या हमें देखने मिलेगा। मेल कोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली मेल कोन अपन ने यहाँ पे टर्म यूज किया है, ये बेसिकली स्पोरेंजिया के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे स्पोरेंजिया लिख सकते हैं और बाद में इसको हम माइक्रोस्पोर से भी रिप्लेस कर देंगे। मेल स्पोरेंजिया यानी मेल कोन में जो स्पोरेंजिया होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पोरेंजिया में क्योंकि मेल कोन में है तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, समझिएगा इसको। जैसे ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया करेक्टिव टर्म हो गया, उसमें अपन पढ़ते हैं पहला मेल कोन के बारे में पढ़े तो माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल के बारे में पढ़ेंगे तो मेगास्पोरेंजिया। ठीक, अब यहां पे छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट है, जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट है। इन बॉडीज को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, देखिए जैसे ये लीफ हो गई, इस लीफ में छोटे छोटे स्पोरेंजिया और इन स्पोरेंजिया के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिर ये छोटे छोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवीजन शो करते हैं तो ये छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये जो छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं फाइनली जब लास्ट में हमें जो स्टेज मिलती है उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन।
फाइनली जो लास्ट में हमें मिलता है उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अच्छा, ये जो स्पोर्स मिल रहे हैं हम इसे माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझिएगा, ये स्पोरेंजिया, अब क्योंकि हम मेल कोन की बात कर रहे हैं तो हम वहां यूज करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं इनमें डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, क्योंकि स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू हो रहा है तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन के बाद स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं और फाइनली जो लास्ट स्टेज इनके डेवलपमेंट के बाद आती है उसको अपन कहते हैं पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन को अपन मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, जो बहुत छोटे साइज का होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट है, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट कहलाता है और ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, यानी बहुत छोटे साइज का होता है। इसके अलावा इसके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंथ्रीडिया टर्म यूज नहीं करेंगे, एंथ्रीडिया टर्म बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। एंथ्रीडिया टर्म टेरिडोफाइट तक सीमित है, टेरिडोफाइट तक हमने एंथ्रीडिया टर्म यूज किया था। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया टर्म नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन के अंदर फिर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दो तरह के स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। ऐसी लीव जिनमें स्पोरेंजिया होता है उसको अपन स्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोर होगा तो मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर होगा तो माइक्रोस्पोरोफिल। ये जो लीव्स होती हैं ये सेंट्रल एक्सिस में मतलब स्टेम के आसपास कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको अपन स्ट्रोबिलाई और कोन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट में भी होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप, ये जो स्ट्रोबिलाई और कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ये टेरिडोफाइट में भी होता है। ठीक है, मेल स्पोरेंजिया में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं ये अपन देखते हैं। स्पोरेंजिया, इसको अपन माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, मियोटिक डिवीजन के बाद स्पोर्स बनते हैं जिनको अपन माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट होता है। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब अपन इसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन बहुत छोटे साइज का होता है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट ही है, छोटे साइज का होता है, इसके अंदर गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी हमने जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजिया की। जो मेगास्पोरोफिल लीफ होती है इसमें एक स्ट्रक्चर होता है मेगास्पोरेंजिया। ये मेगास्पोरेंजिया यानी मेगास्पोर्स को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर। मेगास्पोरेंजिया के अंदर फिर वैसे ही स्ट्रक्चर जैसे कि मेगास्पोरेंजिया हो गया, इसके अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल फिर मियोसिस शो करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है और इन स्पोर्स को अपन कहते हैं मेगास्पोर्स। अब ये यहां पे थोड़ा सा चेंज हम देखने मिलता है। ये जो मेगास्पोर्स होते हैं ये टोटल 4 बनते हैं। टोटल 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। टोटल 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर्स आर डीजनरेटेड। 3 मेगास्पोर्स खत्म हो गए। अब कौन सा बचा? सिर्फ एक सिंगल बचा, और वो सिंगल किस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ये हम देखते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब मेगास्पोर के कारण जो डेवलपमेंट होता है,
मेगास्पोर के कारण जो डेवलपमेंट होता है, मतलब जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इसके ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये ओव्यूल कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। कुछ इस तरह का ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में देखने मिलता है। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल में ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये टॉप पार्ट है, ये छोटी सी ओपनिंग के फॉर्म में होता है। इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग है छोटी सी, और यहां पे ये जो इसका बेसल पार्ट है, इसको हम कहते हैं कैलाजा। ठीक है, तो टॉप पार्ट इसको यहां मेंशन कर दे रहे हैं। टॉप पार्ट यानी एपेक्स पार्ट ये माइक्रोपाइल हो गया, और कैलाजा ये हो गया बेसल पार्ट। ठीक, इसके अलावा यहां पे ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ध्यान होगा, टेरिडोफाइट में इंटेग्यूमेंट एक्चुअली नहीं पाया जाता, जिसके कारण सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, पर जिम्नोस्पर्म में इंटेग्यूमेंट होता है, अंदर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन होता है, इसे हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इसके अलावा यहां पे और अंदर की तरफ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है, और मेन पेरेन्काइमा स्ट्रक्चर होता है। पेरेन्काइमा एक तरह की टिश्यू होती है, इसको अपन कहते हैं न्यूसेलस। ये न्यूसेलस कहलाता है। ठीक है, और अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो यहां पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं। ये सेल्स पूरे में होती हैं, और इन सेल्स के कारण आगे फॉर्मेशन होता है आर्किगोनिया का। आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। यहां पे ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो दो ऊपर रेड कलर से हमने शो किए, ये है आर्किगोनिया। दो या कभी कभी दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। मेगास्पोरोफिल लीफ, जिसमें मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। ये मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, इसको अपन कहेंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर टोटल 4 बनते हैं, 4 में से 3 डी जनरेट हो जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाते हैं तो ये एक्चुअली मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे जो मेगास्पोर बनता है अंदर, यहाँ पे ये मेगास्पोर ऐसे बनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इस सीक्वेंस में बनते हैं, और जो ऊपर वाले 3 होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो ऊपर वाले 3 होते हैं खत्म हो जाते हैं। ये हम एंजियोस्पर्म में भी डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, वहां पे इसको ज्यादा डीप में अपन पढ़ेंगे। तो जो 3 मेगास्पोर हैं वो खत्म हो गए, और एक जो कैलाजा एंड वाला है, मतलब जो इस तरफ बचता है, वो बस सरवाइव करता है। तो जो एक मेगास्पोर बचा है, वो एक मेगास्पोर अंदर वाले स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। अंदर वाला स्ट्रक्चर मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहता है, ये एपेक्स कहलाता है। नीचे बेसल पार्ट कैलाजा वाला पार्ट, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट। ये पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है न्यूसिलस। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये पेरेन्काइमेटस होता है। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है। अंदर जो बेसिकली जो मेगास्पोर बचा रहता है, ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ये जो मेगास्पोर बचा है, सिंगल मेगास्पोर, ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। Formation of female gametophyte having 2
और मोर आर्किगोनिया, यानी आर्किगोनिया का फॉर्मेशन इसमें देखा जाता है। और आर्किगोनिया दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है। देखिए आर्किगोनिया अपन ने यहाँ पे टर्म यूज किया है, एंथ्रीडिया टर्म नहीं यूज किया था। एंथ्रीडिया सिर्फ टेरिडोफाइट तक लिमिटेड है, तो ये पॉइंट को कहीं मेंशन कर लेते हैं। एंथ्रीडिया लिमिटेड अप टू टेरिडोफाइट। ठीक है, एंथ्रीडिया टेरिडोफाइट तक सीमित है, जबकि आर्किगोनिया टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अभी हमने देखा मेल गैमेटोफाइट का और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब अपन इसमें फर्टिलाइजेशन देखेंगे और जो स्ट्रक्चर्स आगे बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब जो मेल गैमेटोफाइट बना था पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू, यानी एयर के थ्रू, विंड के थ्रू रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद माइक्रोपाइलर एंड यानी आर्किगोनिया के पास आकर बैठता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलन ग्रेन released and dispersed through air current, मतलब एयर के थ्रू ये प्लांट बॉडी से निकलते हैं, स्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं, हवा के थ्रू डिस्पर्स होते हैं और आर्किगोनिया तक यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पहुंचते हैं। ये जो एयर करंट है, मतलब एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, यानी मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट तक पहुंचना, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन का एक से दूसरी जगह तक पहुंचना, मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट तक पहुंचना। तो एनिमोफिली के थ्रू पॉलन ग्रेन रिलीज एंड डिस्पर्स थ्रू एयर करंट एंड रीचेस टू माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड या फिर इसको हम आर्किगोनिया भी लिख सकते हैं, ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच गया। अभी हमने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। अब पॉलन ग्रेन से वो मेल गैमीट निकलता है और आर्किगोनिया के पास पहुंचता है। मेल गैमीट released from pollen grain and fuses with female gamete। ठीक है, अब मेल गैमीट पॉलन ग्रेन से निकलकर, एक्चुअली पॉलन ग्रेन से निकलता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन पॉलन ट्यूब कहते हैं। उस पॉलन ट्यूब से होता हुआ मेल गैमीट जो होता है फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। अब दोनों में फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा जाइगोट। तो इसके आगे मेंशन कर रहे हैं रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, और क्योंकि ये एम्ब्रियो जो है ये मेन बॉडी में ही अटैच है, मतलब स्पोरोफाइटिक बॉडी में ही अटैच है अभी, और वहीं पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है और फाइनली और आगे स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन और ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स। बाकी ये ध्यान रखिएगा, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ये स्पोरोफाइटिक बॉडी में ही होता है, ठीक है, उसी में रिटेंशन होता है, वहीं पे ये डेवलप होता जाता है। फिर लास्ट में फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, अब जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर इन सीड्स में किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती, इसीलिए अपन इन सीड्स को नेकेड सीड्स कहते हैं। ये जो सीड्स इसमें बन रहे हैं ये नेकेड सीड्स कहलाते हैं। चलिए अगर हम लाइफ साइकिल देखते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो लाइफ साइकिल को हम एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में किस तरह से बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट में दो कोन डेवलप होते हैं, एक होगा मेल कोन और दूसरा होगा फीमेल कोन। ठीक है, मेल कोन में मेगास्पोरेंजिया, सॉरी मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर में मेगास्पोर मदर सेल। फिर इससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, फिर यहां से मेगास्पोर का फॉर्मेशन, फिर माइक्रोस्पोर मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है और फाइनली पॉलन ग्रेन के अंदर वो मेल गैमीट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेगास्पोर जो है फिर ये फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमीटोफाइट का, और फीमेल गैमीटोफाइट फाइनली फिर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। अब मेल गैमीट यानी जो पॉलन में प्रेजेंट है और फीमेल गैमीट ये आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज जाइगोट। जाइगोट के बाद फिर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो और फिर सीड्स का फॉर्मेशन, नेकेड सीड्स जो होती हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की एक शॉर्ट फ्लोचार्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करते हैं, ये जरूरी हैं पॉइंट्स, ये आपको याद रखने, जैसे पाइनस जो होता है, पाइनस प्लांट जो इस कैटेगरी का मेंबर है ये मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब होता है कि ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पाइनस के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो मोनोशियस हो गया, दूसरी बात इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन में विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो उसको डिस्पर्स होने में मदद करते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं सल्फर शावर। सल्फर शावर में क्या होता है, पाइनस में दो तरह के कोन्स होते हैं, एक होते हैं पॉलन कोन और एक होते हैं सीड कोन। पाइनस में दो तरह के कोन्स होते हैं, एक होता है सीड कोन और दूसरा होता है पॉलन कोन। जब पॉलन कोन रप्चर होते हैं तो पॉलन उसमें से रिलीज होते हैं, तो रप्चरिंग ऑफ पॉलन कोन, रिलीज पॉलन ग्रेन।
ठीक है। पॉलन कोन की जब रप्चरिंग होती है तो वहां पे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन क्योंकि येलो कलर के होते हैं तो एक येलो कलर का क्लाउड बन जाता है। येलो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, और ये जो येलो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं सल्फर शावर। चलिए फिर से इसको समझते हैं। ये पाइनस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाइनस मोनोशियस होता है यानी बाइसेक्सुअल होता है, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसके विंग्ड होते हैं, मतलब विंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिस्पर्जन में हेल्प करती हैं, पॉलन ग्रेन को रिलीज होने में, डिस्पर्स होने में हेल्प करती हैं। पॉलन ग्रेन पाइनस के लिए अपन एक और टर्म यूज करते हैं, सल्फर शावर। सल्फर शावर में क्या होता है, पाइनस का जो प्लांट बॉडी है इसमें दो तरह के कोन्स होते हैं, मतलब एक होता है सीड कोन जिसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा होता है पॉलन कोन, इसमें पॉलन प्रेजेंट होते हैं। जब ये रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं और ये एक येलो कलर के क्लाउड के फॉर्म में दिखते हैं, और इसको अपन कहते हैं सल्फर शावर। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पॉइंट साइकस के बारे में। साइकस के बारे में वैसे तो अपन ने अभी देखा था कि कोरोलाइड रूट प्रेजेंट होते हैं, स्टेम अनब्रांच होती है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे फीमेल कोन इसमें एब्सेंट रहती है, मतलब फीमेल कोन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। दूसरा, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल गैमीट, ये सब साइकस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जिम्नोस्पर्म में कुछ और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सिंगल फर्टिलाइजेशन, मतलब जिम्नोस्पर्म में एक ही बार फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, ये जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में सिंगल, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी एंजियोस्पर्म में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनती है जिसको अपन कहते हैं एंडोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस की मदद से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये एंडोस्पर्म एक्चुअली न्यूसिलस में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद का काफी बाद का प्रोसेस है ये। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर किस तरह से होता है ये हम एंजियोस्पर्म के बारे में एंजियोस्पर्म में डिस्कस करेंगे। यानी ये दो पॉइंट अभी आप ध्यान रखिए कि इनमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और एंडोस्पर्म होता है। ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं होता, आर्किगोनिया यहाँ पे होता है। मेल गैमेटोफाइट के लिए हम टर्म यूज करते हैं पाइनस, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट के लिए अपन यूज करते हैं। जिम्नोस्पर्म को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें एक है साइकेडोफाइटा और दूसरा है कोनिफेरोफाइटा, ठीक है। ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है जामिया, एक एग्जांपल है जामिया। जामिया एक प्लांट है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल इसमें साइकस, ठीक है। जामिया जो है ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है और दूसरा एग्जांपल है साइकस। साइकस के बारे में अपन अभी काफी कुछ समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरी कैटेगरी है कॉनिफेरोफाइटा। कॉनिफेरोफाइटा में जो एग्जांपल्स आते हैं ये आपको बस ध्यान रखने हैं। इसमें एक होता है जिंगो बाइलोबा, इसका एक और एग्जांपल है पाइनस जो अपन ने अभी पढ़ा।
एक एग्जांपल है इसका एफेड्रा। एफेड्रा से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है जो कि मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। इसमें एक एग्जांपल है टेक्सस। टेक्सस प्लांट से एक इंपॉर्टेंट केमिकल मिलता है जिसका नाम है टेक्सोल। ये टेक्सोल जो है ये एंटी कैंसरस सब्सटेंस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कॉनिफेरोफाइटा के। साइकेडोफाइटा सबसे छोटा जामिया इसके अंदर आएगा, साइकस इसके अंदर आएगा, पाइनस कॉनिफेरोफाइटा के अंदर आएगा, जिंगो बाइलोबा ये फॉसिल प्लांट है। जिंगो बाइलोबा फॉसिल प्लांट है। पाइनस, एफेड्रा मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, टेक्सस भी मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के और भी काफी सारे यूजेस हैं मेडिसिन के अलावा। कुछ जिम्नोस्पर्म एडिबल भी हो सकते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये सामने लिखे हुए हैं। टेक्सोल एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है जो एंटी कैंसरस होता है। एफेड्रा से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है उसको हम कहते हैं एफेड्रीन। उसके मल्टीपल यूजेस हैं, उसमें से एक यूज अस्थमा में ब्रोंकियल इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ड्रग एफेड्रा से मिलती है उसको यूज किया जाता है। तो ये कंप्लीट होता है जिम्नोस्पर्म।